यस, सो हम लोगों ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिलेटेड सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, कौन से प्रॉब्लम्स थे बिटवीन 1950 टू 1990। अब जो कहानी पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। कि जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें प्रीवियस चैप्टर का, तो आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिलेटेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल क्या था कि एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया में कर लिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन कर दी, मतलब मोस्टली उनको गिरा दिया पूरा। देन अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से बढ़ गया था और इंडिया सिर्फ और सिर्फ क्या बन के रह गया था, इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स, है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में इंडस्ट्रीज रिलेटेड पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ 1950 से लेकर 1990 तक, ओके। और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि हमारी मेन इंडस्ट्रीज बहुत उस टाइम पे मेन इंडस्ट्रीज हमारे पास थी कॉटन, जूट और स्टील, आयरन एंड स्टील, जो मैंने बताया था जमशेदपुर टाटा, भाई जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किया था जमशेदपुर में। तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज हमारे पास थी ऑलरेडी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स उठाए गए ताकि और इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। और हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई थी। तो आपको पता है मोस्टली इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने के लिए पब्लिक सेक्टर के पास ही इन्वेस्टमेंट्स भाई उन्होंने की, उनके पास ही इतना सब कुछ पैसा था। प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा एनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं किया जाने लगा स्टार्टिंग देखो। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं बेसिक। और हाँ, मैं एक और चीज आपको हाईलाइट कर दूं स्टार्ट करने से पहले, मैंने आपको बताया था सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में स्पेशलाइज्ड जो स्पेशल एक्चुअली जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया था, वो दिया था इंडस्ट्रीज को, ठीक है। चलिए सो रीड करते हैं हम लोग बुक के अंदर से क्या लिखा है। Developing countries like India can progress only if they have a good industrial sector. So developing countries progress कब करेगी, जब उसके पास अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। बिकॉज आपको भी पता है कि इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स, मतलब आज आप सोचो, एक ऐसा सोचकर देखो कि अगर इंडस्ट्रीज आज के टाइम पे नहीं होती, देखो ये तो देखो स्टार्टिंग से जैसे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इस वक्त से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, राइट। लेकिन सपोज इमेजिन कि अगर इंडिया ने इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज को नहीं दिया हुआ होता, तो आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन, आज के टाइम पे जितना भी एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स और थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन यूज किया जा रहा है, प्लस हमारे पास जो कार्स है, एक्टिवाज है, हम लोग जो खाते पीते हैं, हर चीज, मतलब एवरीथिंग, एक्चुअली एवरीथिंग, हर चीज इंडस्ट्रीज में बनती है, हर चीज। चॉकलेट्स देख लो, मतलब कोई भी पेरिशेबल गुड्स ले लो, दूध, दही, बटर हो गया, ब्रेड हो गया, हर एक चीज इंडस्ट्रीज में। फिर आप इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, पूरा बेसिक चीजें, सीमेंट, फिर आयरन एंड स्टील, ये सब चीजें भी इंडस्ट्रीज में बनती है ना। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया गया होता 1950s के टाइम पर, और इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई होती, तो आज देश की हालत क्या होती, राइट। तो उस वक्त इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा ही जरूरी था इंडस्ट्रीज को। बिकॉज देखो 1956 से ऐसा ही सोचा जा रहा था कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, आज वो डेवलप क्यों है, क्या राज क्या है उनके पीछे का। तो दैट इज एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दैट कंट्रीज, कि वहां पे इंडस्ट्रीज है तभी वो प्रोग्रेस है, तभी वहां का नेशनल इनकम, तभी वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तभी वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीजें ज्यादा है।
प्रोग्रेस, ग्रोथ वहां पे ज्यादा है, क्योंकि वहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा है। इसी तरीके से स्टार्टिंग जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और स्टार्टिंग से ही इंडिया ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में ऐसा समझ लो बारिश पड़ेगी तो रोजगारी होगी, बारिश नहीं पड़ी तो रोजगारी भी कैसे उनके चली जाएगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग देखते हैं ना कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है सीजनल, तो इससे बेटर तो यार इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट है। प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। Due to this reason, 5-year plans stress a lot on the industrial development. आपको पता है, आज एक सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, आप कहाँ पे काम करना पसंद करोगे? जस्ट टेल मी। आपको इंडस्ट्रीज में काम करना अच्छा लगेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करना अच्छा लगेगा? यस मैम दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है, बट आपको अगर सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करोगे? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री। मैम पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैम, पहले जाके देखें किसमें अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले देखेंगे जाके किस पे अच्छा लग रहा है हमको। ओके हाँ मैम, एक हफ्ता दोनों में काम करेंगे। प्रैक्टिकल बात चल रही है सुमित। हाँ एक्चुअली जस्ट मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आप क्या चूज नहीं करोगे। मैम, अगर हाँ मैम दो मैं समझ चीजें गया हैं, आप क्या दो में से क्वेश्चन एक पूछ रहे चीज थे। चूज करनी पड़ेगी। हाँ मैम मैं समझ गया आप क्वेश्चन ऐसा जी। पूछ रहे थे, मैं ऐसे ही जनरली बात कर रहा था। हाँ वो मैं समझ गई आपका। तो जनरली लोग इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज देखो इंडस्ट्रीज में काम करने से हमारा मेंटल ग्रोथ, हमारे अंदर डिसिप्लिन, हमारे अंदर स्किल्स, हमारे अंदर ऑनेस्टी, हमारे अंदर ग्रोथ, ये सब चीजें पैदा हो सकती है। और हम लोग है ना, वो जो हमारा कल्चर रहा है आज तक का सुपरस्टिशियस, और हमारे एकदम मतलब कैसे बैकवर्ड थिंकिंग रही है हमारी, वो नहीं रहेगी इंडस्ट्रीज में काम करने से एक्चुअली, जनरली जितना मैं मानती हूँ। क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने से जैसे वर्कर्स वगैरह अगर वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं या वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनकी जो सोच है ना, वो सोच एग्रीकल्चर में रह के सुधरेगी नहीं। उनकी सोच जब वो इंडस्ट्रीज में एज अ वर्कर्स की तरह काम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो काफी स्किल्ड होता है। जो लोग अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, भले एज अ प्रोडक्शन रिलेटेड वो काम करेंगे, भले वो इलिटरेट है, लेकिन उनको जो गाइड करेगा वो लिटरेट पर्सन कर रहा है, और लिटरेट पर्सन प्रॉपर तरीके से गाइडेंस और ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकता है। तो एग्रीकल्चर का जो एनवायरनमेंट होगा और इंडस्ट्रीज का जो एनवायरनमेंट होगा ना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो इस वजह से जनरली ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्रीज की वजह से मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो हो ही रहा है, लेकिन सोशल मॉडर्नाइजेशन भी पॉसिबल है, लोगों की सोच भी अच्छी हो सकती है, समझे? तो ये वाला बेनिफिट भी आ जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। और एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो सकते हैं, और रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती है वो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज होती है, अर्बन एरिया से बाहर होती है, तो वो ऑफ कोर्स रूरल एरिया साइड ही डेवलप होगी। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां के वर्कर्स को, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं वहां के लोगों को मिला जाएगा। तो इस तरीके से रूरल एरिया भी डेवलप हो सकती है, और एग्रीकल्चर में जितने लोग काम कर रहे हैं उतना थोड़ा बहुत शिफ्टिंग भी हो सकता है इंडस्ट्रीज में। सो देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा ही एडवांटेजेस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, तभी स्टार्टिंग से इंडस्ट्रीज को ही क्या किया गया है, इंडिया में प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, और दी रिस्क भी कम होता है ना इसमें हाँ इंडस्ट्रीज ऑफकोर्स में रिस्क भी कैसे एग्रीकल्चर कि से हाँ कंपेयर। अपने पास रॉ मटेरियल वगैरह अपने को चाहिए, वो थोड़ा वो डिफरेंट टाइप का एक रिस्क रहता है। अब बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही होगा,
चाहे आप फार्मिंग करो, चाहे आप कुछ भी करो, रिस्क तो होता ही है, बिजनेस है, बट वो डिफरेंट टाइप का रहता है। एग्रीकल्चर में नेचुरल रिस्क रहता है, बट इंडस्ट्रीज वगैरह में रॉ मटेरियल का अगर सप्लायर ने बंद कर दिया, भाई मैं सप्लाई नहीं करूंगा रॉ मटेरियल, तो दैट इज ऑल्सो रिस्क। या फिर अचानक से कुछ इंडस्ट्री में मशीन ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर आग लग जाती है, कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ऐसे सारे टाइप के रॉ मटेरियल वाला देने वाला एक थोड़ी होगा, बहुत सारे होते हैं, और दी मशीन्स भी तो बहुत सारी होती है। हाँ वो भी नहीं, लेकिन जो प्लांट लगता है ना, वो प्लांट जो है ना वो बहुत बड़ा रहता है, उसको मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस हमको है ना हर वीक करना होता है। आपको पता है, मैं एक एग्जांपल दूं, इधर पार्ले जीआईडीसी में ना पार्ले की कंपनी है, इधर फैक्ट्री लगी हुई है पार्ले कंपनी की। वहां पे ना 2 प्लांट है, दो बड़ी बड़ी बहुत मशीनरीज है। तो उसमें क्या है, एक पार्ले जो नॉर्मल पार्ले बिस्किट आता है ना उसका प्रोडक्शन होता है, और एक 2020 बिस्किट का प्रोडक्शन होता है, राइट। तो 2 प्लांट्स है। अब ये दोनों प्लांट्स का ऐसे 24/7 प्रोडक्शन चालू होता है फैक्ट्री पे, 24/7। और ट्यूसडे के दिन ये लोग है ना प्रोडक्शन बंद रखते हैं। क्यों बंद रखते हैं? ताकि वो जो प्लांट है ना उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज को मेंटेन नहीं कर पाओगे ना, उसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं देखोगे ना, अब जैसे ऑयलिंग करना है, कुछ अगर कुछ भी डिफेक्ट आ रहा है, रिपेयरिंग करना है, तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, ट्यूसडे को हो जाती है। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, रिस्क आने से पहले ही प्रिवेंशन मेजर्स ऑलरेडी उठा के रखती है। मैंने तभी तो आपको बोला कि वहां पे एजुकेटेड लोग होंगे जो मैनेजमेंट करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं वहां पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और इन सब में। एग्रीकल्चर में लिटरेट लोग नहीं है, प्रॉपर तरीके से प्लान आउट नहीं किया जाता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल अगर रेन नहीं आई तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मेन चीज क्या होती है, एजुकेशन से यही चीज तो फर्क पड़ती है ना, कि जो एजुकेटेड पर्सन होता है ना वो रिस्क आने से पहले ही कुछ ना कुछ प्रिवेंशन मेजर्स उठा देता है और प्लानिंग करके चलता है। तो कंपनीज में ये सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इस चीज का लैकिंग है। समझे? अब समझ में आई बात? So at the time of independence, the variety of industries was very limited. The cotton, textile and jute industry were mostly developed in India. बस ये 2 थी। आपको पता है उसमें भी ये जो कॉटन टेक्सटाइल है ना वो इंडियन कैपिटल के साथ स्टार्ट हुई थी, और ये जो जूट इंडस्ट्रीज है ना वो ब्रिटिश कैपिटल के साथ स्टार्ट हुई थी। ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात चल रही है अभी। There were only 2 well-managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and other is in Kolkata. So there was a strong need to expand the industrial base with a variety of industries. समझे? तो हमको इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करना था। अभी यहाँ पे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, भाई पब्लिक सेक्टर ने किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन किया भाई। So at the time of independence, the big question facing the policymaker was to decide the role of government or a public sector and the private sector in industrial development. कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेगा कौन, पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के दोनों मिलकर, या किसका रोल ज्यादा होगा किसका रोल कम होगा। ठीक है, तो ये सोचना था। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये चूज की गई कि पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा होगा। क्यों, वाई? तो यहाँ पे लिस्ट है रीजंस के व्हाट आर द रीजंस। तो सबसे पहला रीजन है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। मैंने आपको यही बताया कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और इनके पास है ना स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कैपिटल नहीं था, राइट। और गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से लेकर स्टार्टअप कर सकती थी, राइट। So private entrepreneurs did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of Indian economy. So at the time of independence, Tatas and Birlas were only the well-known private entrepreneurs. As a result, government had to make industrial investment through public sector undertakings, PSUs. मतलब पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही जनरली क्या करेगा, इंडस्ट्रियल बेस रेडी करेगा।
तो टाटाज और बिरलास क्यों थे? क्योंकि देखो अब जमशेदजी टाटा बिफोर इंडिपेंडेंस ही उन्होंने आयरन स्टील का जमशेदपुर में इतना बड़ा प्लांट लगाया हुआ था, तो उनका तो इंडस्ट्रियल बेस ऑलरेडी तैयार ही था। तो रतन टाटा और इन सबको क्या करना था? खाली कंटिन्यूटिंग करना था आगे चलकर। बिरलास और टाटाज में ये था। तो ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स रेडी थे, बाकी किसी के पास इतना पैसा ही नहीं था। और आपको पता है 1956 में जो इंडस्ट्रीज को ये 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंस दिया ना, और 1956 के अंदर ही कंपनीज एक्ट तैयार किया गया कि भाई जिनको भी भाई ओपन अप करना है, जैसे ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, कि जनरल पब्लिक से कैपिटल मतलब मार्केट में शेयर्स इशू करके पैसा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये कंपनीज एक्ट है ना 1956 में एस्टेब्लिश किया, और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई कि भाई जिसको भी जो भी एक कंपनीज जो भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होगी उनको किस तरीके से प्रोसीजर करना है, कौन से लीगल लॉस मानने पड़ेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर स्टार्टिंग में तो भाई केपेबल ही नहीं था, और इस वजह से पब्लिक सेक्टर ही सारा का सारा। तो स्टार्टिंग में आपको पता है ONGC, फिर ऑयल ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC है, तो ऐसी कंपनीज है ना वो स्टार्टअप हुई थी। और इवन इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड भी कंपनी स्टार्ट हुई थी। आज भी देखो आपने गुजरात में टोरेंट प्राइवेट है, बट महाराष्ट्र में आज भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, समझे। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में क्या किया था 1956 से पब्लिक सेक्टर ने ही अपना पूरा रोल स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर सेकेंड रीजन बताया है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर को एक्चुअली प्रायोरिटी भी नहीं दी थी, एंकरेज भी नहीं किया था। So the Indian market was not big enough to encourage private industrialists to undertake major projects, even if had capital to do so. मेन चीज क्या थी? रिस्क, राइट। क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, है ना। और पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं चाहता था कि ये जो प्राइवेट सेक्टर आए और अपनी मोनोपोली कर दे, समझे। तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से एंकरेज प्राइवेट सेक्टर को नहीं किया गया। क्योंकि देखो अब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो प्राइवेट सेक्टर बेसिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर पे काम नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट पे काम करता है। तो वो क्या करेगा? वो लग्जरियस प्रोडक्ट्स बनाएगा, फिर उसके प्राइसेस वगैरह भी अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। तो स्टार्टिंग में दिमाग में जो गवर्नमेंट के दिमाग में चल रहा था ना, वो ये चीज चल रही थी, और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज नहीं किया। सो ड्यू टू द लिमिटेड साइज ऑफ द कैपिटल देयर वाज लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। और इंडस्ट्रियल गुड्स की उस टाइम पे डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं थी। टीवी, न फ्रिज, न AC, ऐसी सब चीजें उस वक्त थोड़ी चलती थी। फिर ये तो धीरे धीरे डेवलप हुआ। और ये थर्ड रीजन बताया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल वेलफेयर। So the objective of equity and social welfare of a government could be achieved only by direct participation of the state in the process of industrialization. Private social welfare नहीं करेगा। और अभी कंट्री की जो सिचुएशन चल रही थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ये 1950s के टाइम पे, तो वो जो सिचुएशन थी वो थी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना और सोशल वेलफेयर करना, पब्लिक वेलफेयर करना। क्योंकि देश में गरीबी, देश में लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देश में लो नेशनल इनकम, ये सब कुछ, बेरोजगारी, ऐसा सब कुछ बहुत था। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज जो ओपन करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? स्टार्टिंग में पब्लिक सेक्टर ही करेगा, समझे। तो इस वजह से ज्यादा रोल किसने प्ले किया था? पब्लिक सेक्टर ने। ये 3 रीजंस की वजह से। So as a result, state had complete control over those industries that were vital or important for the economy. The policies of the private sector had to complementary to those of the public sector, with public sector leading the way. Mostly leading कौन होगा? Lead role में कौन चलेगा? Public sector चलेगा। प्राइवेट सेक्टर भी आएगा लेकिन उसको बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया था, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आया कि क्यों, why there was a role of the public sector in an industrial development. बेसिक आपको समझ में आया? हाँ या ना?
यस यस दी। यस यस दी। क्लियर है यस एकदम? दी। ओके चलो, फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसको हम IPR शॉर्ट में बोलते हैं। सो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बोलो या फिर कंपनीज एक्ट 1956 बोलो, सेम ही बात है। इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना भी जरूरी था। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या था? इट्स अ कंप्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स which covers various issues connected with the different industrial enterprises of the country. भाई जो भी इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए पहले से ही कुछ पॉलिसी मेजर्स बना के रखना, समझे? So industrial policy is essential for devising various procedures, principles, rules, regulations for controlling the industrial enterprise of a country. भाई इंडस्ट्रीज भाई खोल तो दी, उसका ओपन अप हो गया, स्टार्ट हो गया प्रोडक्शन, लेकिन कुछ लिमिट्स, कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ लीगल रेगुलेशन, भाई टैक्स कितना भरेंगे, टर्नओवर कितना होना चाहिए, प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड और व्हाट, फिर प्लस अगर मार्केट में भाई पैसा चाहिए मार्केट से, तो मार्केट से जो पैसा चाहिए तो शेयर्स कैसे इशू किए जाएंगे, समझे? तो वो सब चीजें इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिखी हुई होती है, सारी पॉलिसीज। तो देखो क्या लिखा है, आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, मतलब चेंजेस तो दिख रहे थे इंडियन इकोनॉमी में, which necessitated the need for the fresh industrial policy for the country. So on 30th April 1956, a second industrial policy resolution was adopted in India. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि IPR, सेकेंड IPR कब अडॉप्ट किया गया था? तो 30th अप्रैल 1956, ठीक है। पहले था 1948, फिर 1956, और आपको पता है अब भी जो हम लोग अकाउंटिंग सब कुछ करते हैं ना, अकाउंटिंग बैलेंस शीट और ये सब चीजें जो बनाते करते हैं, वो है ना अभी जो चल रहा है ना 2013, जो रिसेंट हमारा आया हुआ था कंपनीज एक्ट 2013, हम उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलते हैं जो 2013 में लिखा हुआ है। ये थोड़ा अपडेट किया है जस्ट, ठीक है। तो ये अपडेट करना जरूरी है क्योंकि आए दिन थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन, इसमें बताए इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया 3 शेड्यूल में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। सो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, द इंडस्ट्रीज वर रीक्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आप शेड्यूल ए बोलो या शेड्यूल ए बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो शेड्यूल ए, इसमें क्या लिखा गया, this is the first category comprise industries which would be exclusively owned by the state. सिर्फ और सिर्फ स्टेट ओन्ड जो भी होगी ना वही इंडस्ट्रीज इसके अंदर आएगी। सो टोटल 17 इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड थी, जैसे कि आर्म्स एम्यूनेशंस, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, शिपिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी जो कि स्टेट ओन्ड हो। The state would take initiative of setting up industries and private sector will supplement efforts of the states. And this schedule includes industries like aluminium, other mining industry, machine tools, fertilizers, etc. तो ये सब भी क्या है, जस्ट स्टेट ओन्ड के लिए ही है। और शेड्यूल 3 जो था ना, ये जो सी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज आएगी, जिनको प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर में जिसको भी इंडस्ट्री ओपन करनी है उसको इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी है। जिसके पास भी लाइसेंस नहीं होगा वो इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं कर सकता है अपना, तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया था। So this schedule consists of remaining industry which were to be in private sector. The state would facilitate and encourage the development of all these industries
These industries were controlled by state through a system of license. आ गया ना, मतलब अल्टीमेटली डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल सीधा का सीधा स्टेट के पास ही है कि कोई भी अगर स्टार्टअप करना है इंडस्ट्री आपको, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कंपलसरी, प्राइवेट सेक्टर को, समझे। ऐसे बहुत मगजमारी थी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए स्टार्टिंग में। एनफोर्स अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। सो ये आपका ये शॉर्ट में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है IPR 1956 का। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देखो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग किसको चाहिए था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस था क्या, वो यहाँ पे बताया हुआ है। An industrial license is a written permission from the government to an industrial unit to manufacture goods. And the Industrial Development and Regulation Act 1951 empowered the government to issue the license for. जिनको भी न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, या फिर एक्सपांशन करना था एग्जिस्टिंग वन का, या फिर डाइवर्सिफिकेशन करना था प्रोडक्ट्स का। अब देखो सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री और एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, ये तो आप लोगों को पता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन फॉर एग्जांपल मैं आपको डव का एग्जांपल दूं। अभी डव कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है मेरे को बताओ, किसके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है डव कंपनी? बॉडी, यस, बॉडी के लिए, पर्सनल केयर है ना, और किसके लिए, मेल और फीमेल? बोथ। लेकिन जो स्टार्ट उसने किया था वो कैसे किया था, मेल के लिए कि फीमेल के लिए? फीमेल के लिए। फिर धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, मेल के लिए लेकर आई। अभी उसका प्लान आउट चल रहा है कि वो इवन चाइल्ड केयर में भी आएगी, जैसे जॉनसन्स बेबी है, हिमालय है, उसी तरीके से डव कंपनी का भी प्लानिंग चल रहा है कि भाई वो चाइल्ड केयर रिलेटेड भी सोप, ऑयल और ऐसी सब चीजों में आए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, समझे, कि अपने प्रोडक्ट्स को क्या करने का, बढ़ाते रहने का। भाई पहले फीमेल के लिए, फिर मेल्स के लिए, फिर अभी चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन का ही ऑपोजिट होता है जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल डव कंपनी मेल फीमेल दोनों के लिए बना रही है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मेल के लिए जो उसने प्रोडक्ट्स बनाया है उसकी सेल इतनी नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, क्लोज डाउन कर दिया मेल के जितने भी प्रोडक्ट्स थे। तो उसको अभी क्या कर रही है, सिर्फ फीमेल प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, तो उसको उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होती है, एक सिंप्लीफिकेशन मतलब प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना, ठीक है। तो अगर ये तीन रीजंस होते थे तो उनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना जरूरी होता था, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक लाइसेंस नहीं लोगे तब तक इंडस्ट्री स्टार्टअप नहीं कर सकोगे। सेकंड, it was easier to obtain license if the industrial unit was established in economically backward area। पहली चीज मैंने आपको यही बताई थी कि इंडस्ट्रीज अगर बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में, ऐसे एरियाज में अगर ओपन की जाती है ना, तो सरकार तुमको सामने से लाइसेंस देगी, उसके लाइसेंस तो देगी, टैक्स में भी बेनिफिट्स देगी, जमीन भी कंसेशनल रेट्स पे देगी, इलेक्ट्रिसिटी भी कम रेट्स पे देगी, ये फायदे देगी आप लोगों को अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री ओपन करते हो। आपको पता है टाटा नैनो का जो प्रोजेक्ट था वो साणंद में लगाया गया, वो उसका जो प्लांट है उसका साणंद में। तो गुजरात गवर्नमेंट ने सामने से टाटा को बोला था कि आप नैनो का प्लांट हमारे साणंद में लगाओ। ऐसी एरिया, साणंद आपको पता है कि किस तरीके के एरिया है, बैकवर्ड एरिया आ जाता है वो, और वहां पे प्लांट लगाया और जमीन और इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स कंसेशंस, ऐसे सब कुछ उनको मिले जाते हैं। तो ये एक फायदा है। आप कभी भी आगे चलकर आपको भी इंडस्ट्रीज को करना हो ना, तो हमारी इंडिया में ये चीज है, इंडस्ट्रीज ओपन करनी हो तो बैकवर्ड एरियाज में ओपन करनी, ताकि रीजनल इक्वालिटी इंक्रीज हो सके, रीजनल डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि सरकार यही चाहती है। फिर है लाइसेंस वाज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपैंड
आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन, ऊपर भी वही लिखा था। License to expand production was given only if the government was convinced that there is a need for the large quantity of goods in the economy. So license तभी दिया जाएगा जब सरकार को लगेगा कि हाँ अब है ना हमारी इकोनॉमी में लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए हमको, तभी ही लाइसेंस दिया जाएगा, तभी ही एक्सपांशन करने के लिए आपको परमिशन दी जाएगी। उस टाइम पे ऐसा था। अभी तो चलो रूल्स चेंज हो गए हैं, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, बट इंडस्ट्रियल लाइसेंस में ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंडस्ट्रियल लाइसेंस। फिर आ जाते हैं हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। सो इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी recognize the possibility of using small scale industry to promote rural development. Of course, क्योंकि देखो फायदा क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, सबसे पहली चीज तो लेबर इंटेंसिव होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, और तीसरी चीज कंज्यूमर गुड्स बनाती है ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, समझे। तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम, लेबर इंटेंसिव भी है, तो इससे क्या होगा, देश में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगी, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, और कम इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कोई भी स्टार्ट कर सकेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्चुअली हमारे इंडिया के लिए एज अ वरदान है, मैं आपको बताऊं, बिकॉज इंडिया जो कंट्री है हमारी, इसमें इतना ज्यादा जो पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा जो सप्लाई ऑफ लेबर है हमारे कंट्री में, उसके लिए तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज लाइक अ बून, वरदान भाई साबित हो जाता है, समझे। तो अभी देखो इसके अंदर है ना लिमिट भी बताया है कि लिमिट कितनी होनी चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, अभी तो बढ़ाई गई है अभी रिसेंटली इस साल के बजट के अंदर। A small scale industry is defined with a reference to maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed from rupees 5 lakh, पहले 5 लाख था 1950 में, to the present limit of rupees 1 crore. 1 करोड़ तक हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और इम्पोर्टेंस बताइए इसकी स्मॉल स्केल की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे पहला इम्पोर्टेंस इसका। ऑफ कोर्स आई एम फेवर टू दिस, मैं पॉजिटिव, मुझे बड़ा सही लगता है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, ये कोई भी स्टार्ट कर ले और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी अच्छे लेवल पर कर सकती है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, they use more labor than the large scale industries. Of course, क्योंकि large scale में सिंपल सी बात है बहुत ज्यादा मशीनरीज होती है, और स्मॉल स्केल में इतनी ज्यादा मशीनरीज नहीं होती है। Therefore, they generate more employment. After agriculture, small scale industry provide employment to the largest number of the people in India. Okay. मैम And yes, क्या हुआ? मैम कुछ एग्जांपल दे सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोपाल नमकीन हो गया, गोपाल नमकीन का तो चलो अभी काफी अच्छे लेवल पर काम हो गया। बालाजी कंपनी तो स्मॉल स्केल भी नहीं थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी पहले जब शुरुआत हुई थी घर में। आपको पता है बालाजी कंपनी की स्टोरी क्या है? नहीं पता आपको? नो मैम। हाँ रुक जाओ, मैं बताती हूँ बालाजी कंपनी की स्टोरी। बालाजी कंपनी के जो ओनर है वो गुजराती है, तो 2 भाई थे, 2 भाई ने 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से उनके घर में, जैसे आपको पता है ना अभी हम लोग नहीं सिंधी लोग वो घर में समर्स वगैरह के टाइम पे, होली वगैरह के टाइम पे आलू हम लोग भाई उसकी चिप्स वगैरह बनाते करते हैं, इस तरीके से बालाजी कंपनी भी क्या करता था, उनके घर पे ही, उसके घर के बाहर है ना, मतलब ऐसे बाहर साइड थोड़ा कैसे बोलते हैं अपने, थोड़ा सा स्पेस होता था, और वहीं पर वो लोग काम करना शुरू करते थे, उनकी वाइफ और वो सब कुछ मदद करते थे, ऐसे घर के लोग ही काम करते थे, वैसे चिप्स बनाने का काम करते थे। और फिर ये जो 2 भाई है ना वो साइकिल पर चिप्स बेचते थे। स्टार्टिंग ऐसी है उसकी, कॉटेज इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे करके बिजनेस एक्सपांशन हुआ और ये कन्वर्ट होने लगा। आपको पता हो कि बालाजी की एडवर्टीजमेंट पहले कहाँ आती थी? ये तो अब भी आने लगी है बालाजी की एडवर्टीजमेंट, अब भी उसका नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट हो गया है।
नहीं तो बालाजी कंपनी स्टार्टअप उसका कॉटेज इंडस्ट्री से हुआ था और धीरे धीरे वो स्मॉल स्केल में आई थी। अभी उसके प्लांट्स बहुत बढ़ गए, लेकिन आज भी देखो उसका मेन जो प्लांट है वो राजकोट में ही है, सबसे बड़ा प्लांट राजकोट के अंदर। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, उसमें कंज्यूमर गुड्स जनरली जो होते हैं ना, कंज्यूमर मतलब डायरेक्टली हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे बेकरी हो गई, दैट इज ऑल्सो द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, समझे। और फुटवेयर रिलेटेड कुछ हो गया मैन्युफैक्चरिंग, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाता है। खाने पीने की जनरल जो भी आइटम्स होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही आती है, जैसे छोटी छोटी फर्म्स। ठीक है, यस मैम। फिर है नीड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिग फर्म्स। So small scale industry cannot compete with the big industrial firms because they can flourish only when they are protected from the large firms. So various steps were taken by government for their growth, that is reservation of products. आपको पता है गवर्नमेंट ने ऐसे 50 प्रोडक्ट स्पेशली रिजर्व कर दिए थे कि ये 50 प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। और इसका जो